नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग यूपीवीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के लिए कला और संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 के अंतर्गत कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग प्राचीन भारत की मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग मौर्य काल के अंतर्गत स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे। बात करते हैं मौर्य काल के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों वैदिक युग की वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध करते थे, इसीलिए इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। और अब जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की तो राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्तिकला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखा जा सकता था। इस प्रकार मौर्य कला को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की तो राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्तिकला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखा गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि मौर्य कला को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला वर्गीकरण जो किया गया वह है दरबारी कला के रूप में। दरबारी कला के अंतर्गत बात करते हैं, मौर्य शासकों ने राजनीति के साथ साथ धार्मिक कारणों से बड़ी संख्या में स्थापत्य कार्यों का शुभारंभ किया। इन स्थापत्य कार्यों को दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य हुए उसको देखते हैं। जैसे इसमें महल या किला के बारे में हम लोग देखते हैं। महल या किला, मौर्य साम्राज्य में सत्ता में आने वाला क्या था, पहला शक्तिशाली साम्राज्य था देखा जाए तो। पाटलिपुत्र में राजधानी और बिहार में स्थित है कुम्भरहार में महलों का निर्माण और मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करने हेतु कराया गया था। पाटलिपुत्र में राजधानी और कुम्भरहार में महलों का जो निर्माण था और मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित कराने हेतु कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का महल ईरान में परसेपोलिस के अकेमीनियन महलों से प्रेरित था। इसकी मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी, लकड़ी के बने हुए सब महल थे। जो उस समय का स्थापत्य का निर्माण हुआ वह लकड़ी से बना हुआ महल था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मौर्य साम्राज्य भारत में जब सत्ता में आने वाला है, एक तो ये पहला शक्तिशाली साम्राज्य हुआ। पाटलिपुत्र में इनकी राजधानी थी, कुम्भरहार में इन्होंने महलों का निर्माण कराया। मौर्य साम्राज्य का वैभव प्रतिबिंबित करने हेतु इस प्रकार के महलों का निर्माण कराया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था ईरान में परसेपोलिस के अकेमीनियन महलों से प्रेरित था। इसकी मुख्य निर्माण सामग्री लकड़ी थी, तो लकड़ी से ये महल बनाए गए। मेगास्थनीज ने इन महलों के बारे में क्या कहा, तो मेगास्थनीज ने इस महल का वर्णन मानव जाति की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक के रूप में किया था। इसी प्रकार कुम्भरहार में अशोक का भी महल बना हुआ था। बात करते हैं मौर्य कला में स्तंभों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्तंभों के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक के शासनकाल के दौरान स्तंभों पर शिलालेख राजकीय प्रतीक के रूप में या युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में अति महत्वपूर्ण हो गए। अशोक के शासनकाल के दौरान स्तंभों पर शिलालेख राजकीय प्रतीक के रूप में या युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में अति महत्वपूर्ण हो गए। साथ ही उन्होंने राजकीय उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी स्तंभों का उपयोग किया। अशोक ने स्तंभों का बहुत व्यापक स्तर पर निर्माण कराया। तो इन अशोक के शासनकाल के दौरान स्तंभों पर शिलालेख जो थे वो राजकीय प्रतीक के रूप में या युद्ध में जो जहाँ कहीं भी युद्ध में जीता अशोक ने, उस युद्ध को कैसे लड़ा गया, इस सब का उल्लेख उसमें किया गया स्तंभों पे। साथ ही उन्होंने राजकीय उपदेशों का प्रचार करने के लिए भी स्तंभों का उपयोग किया। औसतन 40 फीट ऊंचे ये स्तंभ सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बनाए गए थे। तो ये स्तंभ 2 से 40 फीट ऊंचे किससे बनाए गए थे, सामान्यतः चुनार के बलुआ पत्थर या प्रस्तर से बनाए गए थे। और इसमें शाफ्ट तथा कैपिटल सम्मिलित थे।
इसमें लंबा मूठ को सॉफ्ट बोलते हैं, आधार का निर्माण करता था, जो कि प्रस्तर के एक ही खंड अथवा एकाश्म पत्थर के बना होता था। घंटे के आकार के शीर्ष या ललाट ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे, क्योंकि ये स्तंभ अत्यधिक पॉलिशदार और चमकदार थे। ललाट के ऊपर वृत्ताकार या आयताकार आधार होता था, जिसे अबेकस कहा जाता है, था जिस पर पशु मूर्ति होती थी। एग्जाम्पल अगर बात करें उदाहरण में, तो चंपारण में लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ और सारनाथ का स्तंभ आदि। बात करेंगे स्तूप के बारे में, तो मौर्य कला में स्तूपों का भी बहुत महत्वपूर्ण वर्णन है। स्तूप वैदिक काल में भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। स्तूप क्या थे? वैदिक काल में भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। यहाँ अंत्येष्टिपुंज का पारंपरिक प्रदर्शन होते हैं। जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। अशोक के राज्यकाल के दौरान स्तूप कला जो थी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। स्तूप के बारे में बात करें तो स्तूप का कोर कच्ची ईंटों का बना होता था, जबकि बाहरी सतह का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता था और इसे प्लास्टर की मोटी परत से ढका जाता था। मेधी और तोरणों को लकड़ी की मूर्तियों द्वारा सजाया गया था। श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर चक्कर लगाया जाता है। श्रद्धालु जो जाते हैं स्तूप को देखने, तो श्रद्धालुओं द्वारा पूजा के प्रतीक के रूप में प्रदक्षिणा पथ बना होता है उसके चारों ओर स्तूप के, उसी में चक्कर लगाया जाता है। एमपी मध्य प्रदेश का सांची का स्तूप अशोक के स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध है। इसी प्रकार यूपी में पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। यूपी में पिपराहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप में से एक है। अब हम बात करेंगे जो दूसरा वर्गीकरण है लोकप्रिय कला के बारे में। पहला क्या था? दरबारी कला, और दूसरा जो वर्गीकरण हुआ मौर्य कला का वह है लोकप्रिय कला के रूप में। इसमें अगर हम बात करें राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुफा स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृदभांडों के व्यक्तिगत प्रयास से भी कला को अभिव्यक्ति मिली। इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूपों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो लोकप्रिय कला में क्या देख होता है? राजकीय संरक्षण के अतिरिक्त गुफा स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृदभांडों के व्यक्तिगत प्रयास से भी कला को अभिव्यक्ति मिली। इन्हें एक साथ कला और स्थापत्य कला के लोकप्रिय रूपों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बात करते हैं हम लोग गुफा स्थापत्य कला के बारे में। इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया। मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का विहार यानी निवास स्थल के रूप में उपयोग करते थे। मौर्य काल के दौरान की गई गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारों व अलंकृत प्रवेश द्वार थे। तो गुफा स्थापत्य कला मौर्य कला की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवधि में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा स्थापत्य कला का उद्भव देखा गया। यहीं पे मौर्य काल के दौरान जैन और बौद्ध भिक्षु सामान्यतः इन गुफाओं का विहार यानी निवास स्थल के रूप में उपयोग करते थे। मौर्य काल के दौरान की गुफाओं की विशेषता अत्यधिक पॉलिशदार भीतरी दीवारें व अलंकृत प्रवेश द्वार थे। आगे हम लोग बात करते हैं, उदाहरण के रूप में देखें तो बिहार में बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं का निर्माण अशोक बिहार में बराबर और नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण अशोक तथा उनके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था। तो बिहार में बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं का निर्माण अशोक तथा उनके पोते दशरथ के राज्यकाल के दौरान तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया। अब हम बात करते हैं मूर्तिकला के बारे में। तो मूर्तियों का मुख्य रूप से उपयोग स्तूप की सजावट, तोरण तथा मेधी में धार्मिक अभिव्यक्ति के रूप में किया जाता था। मौर्य काल की दो प्रसिद्ध मूर्तियां यक्ष और यक्षिणी की हैं। ये सभी तीन धर्मों जैन, हिंदू और बौद्ध में पूजनीय थी।
यक्षिणी का सबसे पुराना उल्लेख तमिल रचना शिलप्पाधिकारम में मिलता है। इसी प्रकार सभी जैन तीर्थंकर यक्षिणी से संबंधित थे। बात करेंगे मृदभांडों के बारे में। मौर्य काल के मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या चिन्हित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता कला, रंग और अत्यधिक चमक है और सामान्यतः इनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। तो मृदभांडों के बारे में बात करें तो मौर्य काल के मृदभांडों को सामान्यतः उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड या चित्रित धूसर मृदभांड के रूप में जाना जाता है। इनकी विशेषता काला रंग और अत्यधिक चमक है और सामान्यतः इनका उपयोग विलासिता की वस्तुओं के रूप में किया जाता था। किसका? मृदभांडों के बारे में बात हो रही है। तो मौर्य कला इतना ही है जिसमें आप मृदभांड देखते हैं, मूर्ति कला के बारे में देखते हैं, गुफा स्थापत्य कला को देखते हैं जो कि लोकप्रिय कला के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप स्तूप देखते हैं, स्तंभ देखते हैं, महल या किला के बारे में देखते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? दरबारी कला के अंतर्गत। तो दो प्रकार की कलाएं मौर्य काल में डेवलप हुई, एक दरबारी कला, एक तो दरबारी कला थी और दूसरी क्या थी? लोकप्रिय कला। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। कुछ भी कहना तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।